नमस्कार मित्रों, मैं प्रथम सिंह राजपुरोहित त्रिनेत्र क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। यूट्यूब पर अपन एग्रीकल्चर की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर अपन कंप्लीट एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक। और ये टॉपिक आपके 12वीं बोर्ड, उसके बाद में एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं इन सब से जुड़े हुए रहेंगे। इनको ध्यान में रखते हुए अपन ने डिजाइन किया है। तो आज का जो अपन एक टॉपिक लेने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता, सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी। अपन देखेंगे कि मृदा उत्पादकता क्या होती है, मृदा उर्वरता क्या होती है। तो समय को व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ते हैं अपन और टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता। क्या है टॉपिक का नाम? मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता। अभी जो मृदा उर्वरता और जो मृदा उत्पादकता है क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में अपन को बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर देखेंगे कि जो मृदा उर्वरता क्या होती है। मृदा उर्वरता क्या होती है, क्लियर? तो मृदा उर्वरता क्या है? मृदा उर्वरता किसी भी फसल या मृदा की वह क्षमता होती है, यानी मृदा उर्वरता मृदा की वह क्षमता होती है जो पौधे को वृद्धि करने के लिए जो पोषक तत्व और अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, माध्यम प्रदान करती है, उसी क्षमता को अपन क्या कहते हैं? मृदा उर्वरता कहते हैं। तो क्या लिखेंगे मृदा उर्वरता के अंदर? मृदा की वह क्षमता जो एक पौधे के लिए अनुकूल दशा जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करवाती है, जिससे पादप की वृद्धि हो सके, उससे मृदा उर्वरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा उर्वरता कहते हैं। ओके, तो क्या होती है मृदा उर्वरता? किसी मृदा की वह क्षमता जो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए जो अनुकूल दशा प्रदान करती है, जैसे कि पोषक तत्व प्रदान करवाना, सिंचाई उपलब्ध करवाना, भौतिक वातावरण उपलब्ध करवाना, तमाम चीजें जो उपलब्ध करवाती है उसे अपन क्या कहते हैं? मृदा उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी। देखो इसके अंदर अपन पहले सॉइल फर्टिलिटी पढ़ेंगे, फिर मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि मृदा उत्पादकता क्या होती है, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, और उसी के बाद फिर इन दोनों में अपन अंतर पढ़ेंगे, और अंतर के बाद में अपना ये टॉपिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बात करते हैं मृदा उर्वरता। तो मृदा उर्वरता को आप प्रयोगशाला में नाप सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपने खेत में गए, खेत में सोइल का सैंपल लिया, यानी जगह जगह से आपने मृदा इकट्ठा की, आप लैब में जाके आपने उसकी क्या करवा दी? जांच करवा दी। अब जांच करवाने से क्या होता है कि आपको लैब से एक रिपोर्ट मिलती है, जिसे अपन सॉइल हेल्थ कार्ड कहते हैं। उसके अंदर आपको बताया जाता है कि अभी आपकी इस मृदा के अंदर किस पोषक तत्व की कितनी क्या कमी है, या कोई कितना है, कितना क्या डालना चाहिए, उस सबको जो अपन ज्ञात करते तो मृदा उर्वरता की अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात में मृदा उर्वरता की प्रयोगशाला में
जांच की जा सकती है। यानी मृदा उर्वरता को आप प्रयोगशाला में क्या कर सकते हो, इसकी जांच कर सकते हो कि किस मृदा उपजाऊ है या नहीं है, मृदा बंजर है या नहीं है। यहां पर एक बात ध्यान रखना कि जितनी भी उर्वर मृदा होती है ना, वो उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि मृदा भले ही कितनी अच्छी हो, लेकिन यदि मान लो आपने फसल उगा रहे हो, आप पेड़ पौधों को उगा रहे हो, लेकिन पेड़ पौधों को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक हो सकते हैं। यदि मान लो कोई उसमें रोग लग गया, कीट लग गया, तो उसमें उत्पादन नहीं होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो उर्वर मृदा होती है वो उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन जो उत्पादक मृदा होती है वो हमेशा क्या होती है, उर्वर होती है। यदि किसी मृदा के अंदर उत्पादन अच्छा हो रहा है, इसका मतलब मृदा कैसी है, उर्वर है। सारी बात होने तो ये अपन एक और नोट लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट है क्या, सभी उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन सभी उत्पादक मृदा उर्वर होती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखनी है। यानी मृदा भले ही कितनी अच्छी हो, लेकिन यदि उसके अंदर आपके और बाकी, जैसे कि फसल के अंदर रोग लग गया या कीट लग गए या पशुओं ने बर्बाद कर दी या आपने सिंचाई नहीं की या बारिश नहीं हुई, जिसके कारण क्या हो सकती है, फसल बर्बाद हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मृदा उर्वर नहीं है। मृदा उर्वर थी, लेकिन अन्य कारणों ने उत्पादकता को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। लेकिन जिस मृदा में उत्पादकता अच्छी होगी, जिसमें उत्पादन अच्छा होगा, तो वो 100% मृदा कैसी होगी, उर्वर होगी। और मृदा उर्वरता को आप किसमें प्रयोगशाला में नाप सकते हो, तो इसमें एनपीके की जो मात्रा होती है वो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में क्या मापी जाती है। यदि आपको बात करें मृदा उर्वरता का मापन कैसे करेंगे, तो ध्यान रहे मृदा उर्वरता का मापन एनपीके की, जैसे एनपीके केजी प्रति हेक्टेयर में, इसका मापन इसमें क्या करते हैं, हेक्टेयर में करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि मृदा उर्वरता का मापन अपन किसमें और क्या करते हैं। क्या क्लियर है? तो ये आपका कौन सा है, मृदा उर्वरता। समझ में आ गया? आगे अपन बात करते हैं इस मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, यानी जो मृदा की जो उर्वरता है उसको कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके दो कारक होते हैं, एक तो कारक होता है प्राकृतिक कारक, दूसरे होते हैं कृत्रिम कारक। इसके बारे में अपन बात करते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर। तो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक क्या पढ़ेंगे अपन, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यानी कौन से कारक है जो मृदा उर्वरता को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले आपके सामने दो कारक है। दो कारक कौन कौन से हैं? एक तो देखो मृदा की उर्वरता प्राकृतिक रूप से खराब हो सकती है, और एक मृदा की उर्वरता आपके कृत्रिम रूप से, यानी मानव की क्रियाविधि, यानी मानव के जो क्रिया करने के तरीका, क्रियाकलाप से भी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। तो इसको प्रभावित करने वाले दो कारक है। पहला कारक है आपका प्राकृतिक कारक। कौन सा है? प्राकृतिक कारक। और जेट के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में प्रश्न आता है कि कौन से प्राकृतिक कारक है, कौन से कृत्रिम कारक है। ध्यान रखना, कृत्रिम कारक। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने कितने कारक हो गए? दो। एक तो कौन सा हो गया, प्राकृतिक, और दूसरा कौन सा हो गया, कृत्रिम। अब प्राकृतिक की बात करें, प्राकृतिक के अंदर कौन कौन से आएंगे,
इसकी अपन बात करें तो इसके अंदर आपके 2-3 प्रकार के कारक आएंगे। जैसे अपन नंबर फर्स्ट में बात करें इसके अंदर प्राकृतिक के अंदर, तो वो आपका हो जाएगा, एक तो हो जाएगा पैतृक पदार्थ। कौन सा हो जाएगा? पैतृक पदार्थ। नंबर 2 पे अपन बात करें, नंबर 2 पे हो जाएगा मृदा आयु। नंबर 3 पे बात करें जैसे अपन कहते हैं स्थलाकृति, टोपोग्राफी, स्थलाकृति। नंबर 4 पे अपन बात करें मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा प्रोफाइल की गहराई। तो ये जो कारक है ये क्या कर सकते हैं? मृदा उर्वरता को क्या कर सकते हैं? प्रभावित कर सकते हैं कि कौन से प्राकृतिक और कौन से कृत्रिम है। तो प्राकृतिक अंदर अपने कौन कौन से देखे? अपन ने क्या लिखा? पैतृक पदार्थ, मृदा आयु, स्थलाकृति, मृदा प्रोफाइल की गहराई, और अपन लिख सकते हैं इसके अंदर जलवायु। क्या ले सकते हैं? जलवायु ले सकते हैं। नंबर 6 पे अपन ले सकते हैं मृदा की भौतिक दशा। क्या ले सकते हैं? मृदा की भौतिक दशा ले सकते हैं। उसके बाद अपन ले सकते हैं नंबर 7 पे, नंबर 7 पे अपन ले सकते हैं मृदा क्षरण, सोइल इरोजन ले सकते हैं अपन। क्योंकि मृदा क्षरण क्या होता है कि मृदा का अपने स्थान से हटना क्या कहलाता है? मृदा क्षरण या मृदा अपरदन कहलाता है। जिससे क्या होगी? मृदा की भौतिक दशा क्या हो जाएगी? सॉरी, उर्वरता क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। तो ये जो कारक है ये किसमें आएंगे? आपके मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों में आते हैं। अपन बात करें कृत्रिम कारकों के अंदर, तो कृत्रिम कारक के अंदर सबसे पहला आपका आ जाएगा जिसको अपन कहते हैं जलाक्रांति। क्या कहते हैं? जलाक्रांति। उसके बाद नंबर 2 पे फसल प्रणाली। कौन सा आ जाएगा? फसल प्रणाली आ जाएगा। नंबर 3 पे अपन बात करें, नंबर 3 पे आ जाएगा मृदा पीएच, मृदा पीएच। नंबर 4 पे अपन बात करें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। ये जो कारक है ये कारक क्या किसको प्रभावित करते हैं? मृदा को क्या करते हैं? मृदा की उर्वरता को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले अपन कौन से देखे? प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक पदार्थों में कौन कौन से आते हैं? आपके पैतृक पदार्थ। उसके बाद अपन बात करें मृदा आयु, स्थलाकृति, मृदा प्रोफाइल की गहराई, जलवायु, और उसके बाद अपन बात करें इसके अंदर जलवायु के बाद में आपकी मृदा की भौतिक दशा आ गई, और कौन से आगे? मृदा क्षरण आ गया। उसके बाद अपन बात करें इसके अंदर और कौन कौन से आते हैं? कृत्रिम कारक। तो कृत्रिम कारक के अंदर आपने देखे एक तो आपका कौन सा आ गया कृत्रिम कारक के अंदर? जलाक्रांति। उसके बाद है मृदा पीएच, फसल प्रणाली। उसके बाद है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। ये किसमें आ गई? मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक। यहाँ से प्रश्न क्या आता है कि निम्न में से कौन से कारक या निम्न में से कौन से प्राकृतिक कारक जो मृदा उर्वरता को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। या मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं? मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक कौन कौन से? तो एक आपको एमसीक्यू टाइप में यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलता है। तो अपन एक एक कारक की बात करेंगे कौन कौन सा कारक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्राकृतिक कारकों की। कौन से कारकों की? प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारक। और प्राकृतिक कारक में जो सबसे पहला कारक है वो है पैतृक पदार्थ। कौन सा है? पैतृक पदार्थ, पेरेंट्स मटेरियल। अब ये पैतृक पदार्थ क्या होते हैं इसके बारे में अपन बात करें। पैतृक पदार्थ आपको पता है जो मृदा का जो निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है चट्टानों से। जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, चट्टानें टूटती है, रॉक्स वेदरिंग होती है, और जिससे फिर क्या होता है? आपकी मृदा का क्या होता है? निर्माण। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। अब जब मृदा का निर्माण होगा, यानी जैसी मृदा होगी, मृदा का निर्माण किससे हो रहा है? चट्टानों से हो रहा है। अब जैसी चट्टान होगी वैसे ही तो मृदा बनेगी। यानी अपन कहते हैं कि मान लो कि वो ऐसा है, वो बिगड़ा है, वो कैसा, जैसे कि अपन किसी आदमी के बारे में बात नहीं करते कि वो ऐसा ऐसा है, तो क्या बोलते हैं कि उसके घर वाले ऐसे होंगे, यानी उसके जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही वो होगा। तो जो मृदा है, मृदा का निर्माण होता है चट्टान। किससे होता है? चट्टानों से। चट्टानों के अपक्षय से, रॉक्स वेदरिंग से क्या होता है? मृदा का निर्माण। यानी जो जैसे कि चट्टाने क्या होती है? टूटती है, और इनके टूटने से क्या बनते हैं? छोटे छोटे कण बनते हैं। क्या बनते हैं? छोटे छोटे कण बनते हैं। और ये जो छोटे छोटे कण, जब इनका आकार, ध्यान रहे इंपॉर्टेंट बात है, जब इनका आकार 2 mm से कम हो जाए, कितना हो जाए? 2 mm से कम हो जाए, तब उसे अपन क्या कहते हैं? मृदा कण कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा कण। तो ध्यान रहे मृदा कण का आकार कितना होता है? 2 mm से कम। यदि उससे ज्यादा है तो फिर मृदा में नहीं, वो कंकड़ पत्थर में आ जाएंगे।
तो मृदा कणों का आकार कम से कम कितना होना चाहिए, 2 mm से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या, पृथ्वी एक प्रकार का बड़ा पत्थर है। जब इसमें इसके ऊपर जो चट्टाने हैं, जब विभिन्न प्रकार जैसे कि भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रकार से चट्टाने क्या होती है, टूटती है, और इनके टूटने से जब छोटे छोटे कणों का निर्माण होता है, जब इन कणों का आकार कितना 2 mm से कम हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, मृदा कहलाएगी। क्या क्लियर है? अब इसके अंदर अपन बात करें, ये तो आपको पता ही है, अब अपन इसके अंदर बात करें कि मृदा के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ, जैसे अपन बात करें जैसे कि आपकी कौन कौन सी चट्टाने होती है, एक तो होती है आपकी आग्नेय चट्टाने, एक आपकी होती है अवसादी चट्टाने, और एक आपकी कौन सी होती है, रूपांतरित चट्टाने। जब इन चट्टानों से मृदा का निर्माण होता है तो मृदा कैसी क्या होती है, यदि चट्टान के अंदर खनिज पदार्थ की मात्रा ज्यादा है तो उससे बनने वाली मृदा भी कैसी होगी, उर्वर होगी। यदि किसी चट्टान के अंदर खनिज पदार्थ की मात्रा क्या है, कम है, तो उससे बनने वाली जो मृदा होगी वो कैसी होगी, कम उर्वर होगी, यानी वो खेती के काम की नहीं होगी, या उसकी जो उत्पादकता होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर अपन बात करें जो जैसे कि मान लो आपकी कौन सी अम्लीय आग्नेय चट्टान, अम्लीय आग्नेय चट्टान, और साथ में अपन बात करें बालू पत्थर, सैंड स्टोन, बालू पत्थर, और इनसे जो इनसे टूटने से जो मृदा बनेगी उस मृदा को अपन कहते हैं बलुई मृदा। क्या कहते हैं, बलुई मृदा, सैंडी सॉइल। ये जो बलुई मृदा होती है ये आपको मोस्टली पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है, जिसको अपन रेतीली मृदा भी कह सकते हैं। और ये जो बलुई मृदा होती है इसके अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर आपके जो मृदा की जो उर्वरता होती है वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि देखो इसकी उर्वरता कम होने का कारण क्या है, ये जो रेतीली मृदा होती है इसके कण बड़े होते हैं, जब कण बड़े होंगे तो इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम है, इसके रंध्र अवकाश ज्यादा है, इसके रंध्र अवकाश का आकार क्या है, बड़ा है, तो इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसको कहते हैं अपन जल धारण क्षमता वो क्या बहुत ही कम है। यानी इस मिट्टी में जैसे आप पानी डालोगे पानी तुरंत नीचे चला जाएगा, इसमें रुकता नहीं है, जब बहुत ही कम रुकेगा तो ऊपर पानी नहीं रुकता है तो यहाँ पे फसलें नहीं होती है। ये तो बालू मृदा है, इस बालू मृदा की अपन बात करें, इसकी जो उर्वरता है वो उर्वरता क्या होगी, कम होगी, और इसमें जो क्षार पदार्थ की मात्रा है, क्षार की भी मात्रा होगी, वो भी क्या होगी, वो भी क्या होगी, कम होगी। ध्यान रखना। तो कौन सी चट्टान से, यदि आपके अम्लीय आग्नेय चट्टान से यदि किसी और बालू पत्थर से यदि किसी मृदा का निर्माण हुआ तो मृदा का नाम क्या हो गया, बलुई मृदा। और इनकी जो उर्वरता होती है वो क्या होती है, इनकी उर्वरता क्या होती है, कम होती है। क्या क्लियर है? ये किसके ऊपर निर्भर करता है, ये आपका निर्भर करता है किस पे, चट्टानों पर। जैसे कि मान लो यदि आपको बोले कि यदि क्षारीय पदार्थ है, ये तो अम्लीय पदार्थ है, यदि मान लो कोई चट्टान कैसी है, यदि क्षारीय पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ, इससे जो बनने वाली मृदा होगी वो कैसी होगी, वो होगी क्षारीय मृदा होगी। कैसी होगी, क्षारीय मृदा होगी। और ये जो क्षारीय मृदा है इसकी जो उर्वरता होगी वो उर्वरता क्या होगी, अधिक होगी। इसमें क्षार की मात्रा भी क्या होगी, वो भी क्या होगी, अधिक होगी। ध्यान रहे, क्षार की मात्रा भी क्या होगी, अधिक होगी। क्लियर है? तो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला पहला कारक कौन सा हो गया, पैतृक पदार्थ, पेरेंट्स मटेरियल। अब पैतृक पदार्थ क्या होते हैं आपको बता दिया कि जिनसे मृदा का क्या होता है, निर्माण। और पैतृक पदार्थ के रूप में किसकी अपन बात करेंगे, चट्टान, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं रॉक्स। क्या कहते हैं, रॉक्स। जब चट्टानें टूटती है तो किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। सेकंड कारक की बात करें अपना, तो सेकंड कारक कौन सा है अपना, मृदा की आयु। अब मृदा की आयु की बात करें तो नंबर 2 की बात करते हैं, सोइल एज, मृदा आयु, सोइल। ध्यान रहे, मृदा आयु। जैसे देखो, एक तो होती है नई मृदा, एक होती है पुरानी। जैसे मृदा का निर्माण कैसे हो रहा है, चट्टानों के टूटने से। चट्टाने कैसे, नदियों से पानी बहता है, पानी से चट्टानें आती हैं और जब धीरे धीरे टूट जाती है तो मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। अब जो चट्टान जो नदियों से बहकर जो बनती है मृदा उसे कहते हैं जलोढ़ मृदा। अब ये जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, एक होती है खादर, एक होती है बांगर। जो खादर मृदा होती है ना वो अधिक उपजाऊ होती है, बांगर क्या होती है, कम उपजाऊ होती है, उसकी उर्वरता क्या होती है, कम। क्यों? क्योंकि जो खादर मृदा है नवीनतम जलोढ़ है, तो मृदा जितनी पुरानी होगी, मृदा जितनी पुरानी होगी उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा उतनी क्या होगी, कम। क्यों? क्योंकि वहां पर पौधे पहले से उगाए, आपने फसल पहले से ले रहे हो तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे, जो पोषक तत्व थे वो पौधे पहले से ले लिए, तो क्या होंगे, कम। जब पोषक तत्व कम होंगे तो उसकी उर्वरता भी क्या होगी, कम होगी। तो यानी कह सकते हैं कि जिस मृदा की आयु अधिक होती है उसकी उर्वरता क्या होगी, कम होगी, और जिस मृदा की आयु कम होती है उसकी उर्वरता क्या होती है, अधिक। यानी अपन कह सकते हैं मृदा आयु बढ़ने के साथ साथ मृदा की उर्वरता क्या होती है, कम होती है।
तो क्या लिख सकते हैं, मृदा आयु बढ़ने के साथ साथ, मृदा आयु बढ़ने के साथ साथ मृदा की उर्वरता कम होती है। ध्यान रखना, क्यों होती है कम? क्योंकि मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो फसलें होती है वो पहले से क्या करती है, उनका यूज करके बैठी होती है। अब अपन बात करें, यहाँ पे अपन बात करें जलोढ़ मृदा की बात आएगी तो बता देते हैं। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। एक होती है खादर और एक कौन सी होती है, बांगर। कौन सी होती है, खादर और बांगर। जो खादर होती है इसे कहते हैं नवीनतम जलोढ़। क्या कहते हैं, नवीनतम जलोढ़ कहते हैं। और ये कौन सी होती है, ये होती है पुरानी जलोढ़। कौन सी होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा। और ये कौन सी है, नवीनतम जलोढ़ मृदा। जो नवीनतम जलोढ़ मृदा होती है, ये इसकी जो उर्वरता होती है, वो उर्वरता क्या होती है, देखो तीर ऊपर कर, इसका मतलब क्या है, अधिक। और इसकी जो उर्वरता होती है, वो उर्वरता क्या होती है, कम होती है। ध्यान रखना, ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, मृदा आयु। किसकी बात कर रहे हैं, मृदा आयु। अगला जो प्रभावित करने वाला जो तीसरा कारक है, उस कारक का नाम क्या है, उस कारक का नाम है स्थलाकृति। क्या नाम है, स्थलाकृति, टोपोग्राफी। अब स्थलाकृति कैसे क्या प्रभावित करती है, इसके बारे में देखते हैं। यानी स्थलाकृति का मतलब होता है स्थल की आकृति, जमीन धरती की आकृति। तो आप देखते हो कि जो धरती होती है कभी भी एक जैसी नहीं होती, कहीं पर ऊंची है तो कहीं पर नीची है, कहीं पर पर्वत है तो कहीं पर खाई है, यानी उबड़ खाबड़ है। कैसी है, उबड़ खाबड़। स्थलाकृति कैसी है, अपन लिख सकते हैं कैसी है, उबड़ खाबड़। ठीक है सर, समझ में आ गया, उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे। लेकिन इससे मृदा उर्वरता कैसे प्रभावित होती है, तो देखो मृदा उर्वरता कैसे प्रभावित होती है, अपन एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। समझ करो, इस प्रकार की कोई आपके जमीन है, ठीक है। अब मान लो इस प्रकार की कोई जमीन, अब ये तो कैसी है, ऊंचाई वाली जमीन है, या आप कह सकते हो उथली मृदा कह सकते हो। क्या कह सकते हो, उथली मृदा। और ये कौन सी है, निचली मृदा, निचली मृदा। ओके, अब होता क्या है, मान लो बारिश होगी, क्या होगी, बारिश हो रही है, तो बारिश होगी तो सीधी सी बात है पानी आएगा। और ये जो पानी होता है, बारिश वाला पानी होता है, ये क्या करता है, जब आपको पता है पानी हमेशा ऊंचाई से बहकर कहां आता है, नीचे आता है। ऊपर से बहकर कहां आएगा, नीचे आएगा। ये थोड़ी होता है कि नीचे से पानी ऊपर जाएगा, ऐसा तो कभी होता नहीं। पानी हमेशा ढाल देके चलता है। तो यहाँ का जो पानी है वो पानी कहाँ आएगा, ये पानी आएगा नीचे की, कहाँ आएगा, नीचे को आकर यहाँ क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो जब पानी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था, तो ये आता हुआ पानी अपने साथ किसको लेके आ रहा है, पोषक तत्वों। यहाँ के जो पोषक तत्व थे इनको बहाकर कहाँ लेके आ रहा है, नीचे ला रहा है और यहाँ जमा कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ की मृदा है, इसके पोषक तत्व बहकर कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ की मृदा की जो उर्वरता है, वो उर्वरता क्या हो जाएगी, वो उर्वरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसकी उर्वरता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। क्या क्लियर है, यानी अपन कह सकते हैं जो उथली मृदाएं होती है उनकी जो उर्वरता होती है क्या होती है, कम होती है। और सॉरी, हाँ कम होती है। और निचली मृदाओं की उर्वरता क्या होती है, अधिक होती है। क्लियर है। तो स्थलाकृति का मतलब क्या हो गया कि जो नीचे की मृदा, नीचे की मृदा की उर्वरता, उर्वरता क्या होगी, अधिक होगी। क्या क्लियर है। अब यहां पर एक आपको प्रश्न पूछता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों की मृदा की उर्वरता अधिक होगी या आपके कौन से मैदानी क्षेत्रों की मृदा की उर्वरता अधिक होगी। तो सीधी सी बात है, पहाड़ कहाँ है, ऊंचाई पर, वहां से पानी बह के कहाँ आएगा, नीचे। तो उस पानी के साथ में उस मृदा के जो पोषक तत्व है वो भी पानी के साथ बहकर कहाँ आएंगे, नीचे। और नीचे आकर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। इसलिए आपकी जो पहाड़ी मृदा होती है, पहाड़ी क्षेत्रों की मृदा, पहाड़ी क्षेत्रों की मृदा की उर्वरता कम होती है किससे, मैदानी क्षेत्रों की मृदा से। मैदानी क्षेत्रों की मृदा की उर्वरता।
क्या क्लियर है? किसकी उर्वरता अधिक होगी? मैदानी क्षेत्रों की मृदा की उर्वरता क्या होगी? अधिक होगी। क्या क्लियर है? क्या समझ में आ रहा है क्या? तो आज अपन ने क्या पढ़ा? कुछ छोटा सा टॉपिक पढ़ा है। देखो एक बार आपको मैं रिवाइज करवा दूं, क्या पढ़ा है अपने आज की क्लास के अंदर। आज का अपना जो टॉपिक था मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है अपने, एकदम शॉर्ट में पढ़ा, छोटा पढ़ा है लेकिन बढ़िया पढ़ा है ना। देखो अब मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता क्या होती है। सबसे पहले अपन मृदा उर्वरता पढ़ा। देखो ये टॉपिक को अपन 2-3 अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे, छोटी वीडियो के रूप में पढ़ेंगे, ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हो, है ना। अब देखो होता क्या है, मृदा उर्वरता क्या है कि मृदा की वह क्षमता जो पौधों को, मृदा की वह क्षमता जो पौधों को वृद्धि के लिए अनुकूल दशा प्रदान करती है, जैसे कि पोषक तत्व प्रदान करती है। क्योंकि मृदा यदि नहीं होती तो आज कुछ भी संभव नहीं होता, क्योंकि मृदा पौधों को एक यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। अब ये यांत्रिक सहारा क्या होता है कि पौधों को खड़ा रखने के लिए, यदि मृदा में जितनी ज्यादा गहरी जड़ें होगी पौधा उतना ही मजबूत होगा। यदि किसी पौधे की जड़ें गहरी नहीं है तो वो कभी तेज हवा, तेज आंधी से गिर सकता है, लेकिन जिसकी जड़ें गहरी होती है वो पौधा कभी गिरता नहीं, तो यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। उसके बाद जब मृदा उर्वरता होती है, इसको आप प्रयोगशाला में इसकी जांच करवा सकते हो कि मृदा की उर्वरता कैसी अच्छी है या नहीं। क्लियर है? उसके बाद अपन ने बात की कि सभी जो उर्वर मृदा होती है, उर्वर मृदा कैसी हो सकती है? उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और जो उत्पादक मृदा होती है वो हमेशा कैसी होती है? उर्वर होती है। मृदा भले ही कितनी अच्छी हो, लेकिन मृदा एक के अच्छे होने से उत्पादन बढ़ेगा नहीं। उसके लिए आपकी फसल प्रणाली है, आपका मैनेजमेंट है, उसके बाद में आप क्या उसको प्रबंधन करते हो, रोग का, कीटों का, खरपतवार का कैसे नियंत्रण कर रहे हो, ये सब वीड कंट्रोल वगैरह करते हो, उसी को निर्भर करता है आपका इरिगेशन सिस्टम कैसा है। यदि वो सारा फेल है और एक मृदा अच्छी होने से कुछ होता नहीं है। फिर अपने कहा कि इसको मापते किसमें? इसको मापते किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के अंदर। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक तो 2 कारक है, एक तो प्राकृतिक कारक और एक कृत्रिम कारक। यानी एक तो मृदा की उर्वरता प्रकृति के कारण खराब हो रही है और एक मानव के कारण खराब हो रही है। तो मानव के कारण जो खराब होती है, मानव की क्रियाओं के कारण खराब होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? कृत्रिम कारक। अब इसके अंदर पहला कौन सा? आपका पैतृक पदार्थ। तो पैतृक पदार्थ क्या होता है? मृदा का निर्माण किससे होता है? चट्टानों से। तो चट्टानी मृदा का क्या है? पैतृक पदार्थ, जिसको अपन कहते हैं माई बाप, माता पिता। सारी बात समझ। अब जैसे माता पिता होते हैं वैसी संतान होती है, यानी जैसे चट्टाने होगी उनसे बनने वाली मृदा भी क्या होगी? वैसे ही होगी। यदि जो कोई चट्टान है उसमें खनिज पदार्थ की मात्रा अधिक है तो बनने वाली मृदा भी कैसी होगी? उर्वर होगी। यदि कोई चट्टान अम्लीय है तो मृदा भी कैसी होगी? अम्लीय। यदि कोई चट्टान क्षारीय है तो उससे बनने वाली मृदा भी कैसी होगी? क्षारीय। यानी जो उसके पैतृक पदार्थ में गुण है वही मृदा में पाए जाते हैं। अब मैंने बताया था मृदा का निर्माण कैसे होगा? चट्टान है, चट्टान में चट्टान क्या होगी? टूटेगी, जैसे अपन कहते हैं रॉक्स मेदरी। अब उसके टूटने से छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं और जब इन कणों का आकार 2 mm से कम हो जाता है तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है मृदा। उसके बाद में अपने बात की कि आग्नेय, जैसे कि अम्लीय आग्नेय चट्टान जिसके रूप में ग्रेफाइट को अपन ले सकते हैं, और बालू पत्थर, और इनके मिलने से कौन सी मृदा बनती है? बलुई मृदा। तो बलुई मृदा की जो उर्वरता होती है क्या होती है? कम होती है। क्या क्लियर है? अब जिसमें क्षारीय पदार्थ होते हैं उसकी कौन सी मृदा? क्षारीय मृदा। और ये क्षारीय मृदा कैसी होती है? भारी मृदा होती है। कैसी मृदा होती है? भारी मृदा, जिसकी उर्वरता क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट अपन बात करें मृदा की आयु। मैंने कहा मृदा की आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें और उसकी उर्वरता क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि उसमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है? कम। क्योंकि मृदा के अंदर जो पोषक तत्व है, जो फसल लगा रहे हो वो फसल ले रही है, धीरे धीरे उसमें क्या आएगी? कमी आएगी। एक तो नई है, एक पुरानी है। तो जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की, नई को क्या कहते हैं? खादर, पुरानी को क्या कहते हैं? बांगर। तो नवीनतम जलोढ़ इसकी उर्वरता अधिक होती है और पुरानी जलोढ़ की उर्वरता क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट अपन इसके अंदर बात करें कौन सी है? स्थलाकृति। तो स्थलाकृति यानी उसके भूभाग का आकार। स्थलाकृति कैसी है? जो ऊपर वाली मृदा है वहां से पानी बहकर जब नीचे आएगा तो वहां के पोषक तत्व बहकर कहां आएंगे? नीचे आएंगे। तो ऊपर वाली कैसी होती है? कम उपजाऊ। नीचे वाली कैसी होती है? अधिक उपजाऊ। क्लियर है? तो अपन ने अभी 3 कारक पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के कारक को कंटिन्यू करेंगे। धीरे धीरे अपन 2-3 पार्ट्स में क्लास को क्या करेंगे? टॉपिक क्या करेंगे? खत्म करेंगे। और यदि आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। और यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।